अब देखिए, मैं स्वयं प्रचार माध्यम के माध्यम से ग्राफ चल रहे हैं, लेकिन अगर दौड़ के देखें तो 80 लोकसभा सीटों में कांग्रेस का संगठन पूर्ण रूप से अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से जो जिम्मेदारी दी गई है, गठबंधन के उम्मीदवार और आदरणीय अखिलेश यादव जी सामूहिक रूप से उन्हें ना ही सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अमरोहा में जॉइंट रैली भी की, और बहुत जल्दी ही 10 तारीख को आप देखेंगे कि वे कानपुर में और कन्नौज में सामूहिक रूप से रैली करने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में आदरणीय खड़गे साहब, और आपने देखा कि सहारनपुर में कल, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में आदरणीय प्रियंका जी भी प्रचार कर रही हैं, क्योंकि इस समय चरणबद्ध तरीके से पूरे देश के अंदर में प्रचार की आवश्यकता है, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी ने अपने ऊपर लिया है। और देश के उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में कांग्रेस के शीर्ष नेता प्रचार में लगे हुए हैं। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही गंभीरता के साथ सिर्फ 17 सीटों पर नहीं जहां पर कांग्रेस लड़ रही, लेकिन 80 सीटों पर कांग्रेस पूरे जोर के साथ प्रचार में लगी। मोदी जी को, जो प्रधानमंत्री हैं, उनको निर्विरोध निर्वाचित कराया जाए। देखिए, मैंने जैसे कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, इसका क्या मतलब आप समझते हैं? आज पूरे देश के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि संवैधानिक संस्थाएं तो पूर्ण रूप से सरकार के और भारतीय जनता पार्टी की अग्रणी संगठन के रूप में कार्य कर रही है, लेकिन एक अपेक्षा थी कि चुनाव आयोग उससे अलग होगा। लेकिन जब से चुनाव की घोषणा हुई, आम आदमी इस चीज को महसूस कर रहा है कि चुनाव आयोग भी पूरे दबाव में, सरकार के दबाव में कार्य कर रहा है। उसका एक उदाहरण, मैं 2 उदाहरण आपको दूंगा। पहले और दूसरे चरण के बाद पूरे देश में जो रुझान देखने में आए, बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई। आमतौर पर जितने भी चुनाव इससे पहले हुए हैं, आप उठा के देख लीजिए, और विशेष रूप से ईवीएम आने के बाद में बहुत स्पष्ट तरीके से शाम को जिस पल आखिरी वोट पड़ता है, उस समय सुनिश्चित हो जाता है कि कुल मत संख्या कितनी हुई। बात कर रहा हूं, माननीय चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं किया। मेरा यह खुला प्रश्न पहले तो चुनाव आयोग से है कि इस चीज को सबसे पहले स्पष्ट करें, क्योंकि लोगों में इस चीज को लेकर एक बहुत बड़ी आशंका और चुनाव आयोग की गंभीरता पर एक प्रश्न उठ रहा है। और अगर चुनाव आयोग की गतिविधियों पर ही, अगर लोगों का इस चुनाव प्रणाली पर ही अगर प्रश्न उठ गया, तो फिर चुनाव का क्या फायदा? नंबर 2, हर व्यक्ति को इस चीज की स्वतंत्रता है अपने विचारों को व्यक्त करने की, और विशेष रूप से चुनाव के दौरान इस चुनाव में भाग लेने की, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे इस देश के सांसद का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो या नगर सेवक का चुनाव हो। इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया कि किस प्रकार से, इससे पहले तो पूरे देश ने साल 2 साल से देख रहे हैं, जब से इस चीज का एहसास हुआ माननीय मोदी जी को कि वो पूरी तरह हारने वाले हैं, तो विपक्षी दलों के उन नेताओं को जिनको वो भ्रष्टाचारी, घोर भ्रष्टाचारी मानते थे, सुबह दोपहर शाम पानी पी पी कर उनके भ्रष्टाचार की गाथा गाते थे, उन्हें दबाव, उनके परिवार के ऊपर में दबाव डालकर जिस प्रकार से जब वो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लेते हैं, तो वो सदाचारी और बहुत ईमानदार बन जाते हैं। उसमें से कई लोग तो लोकसभा के उम्मीदवार और राज्यसभा के में चुनकर भी आ जाते हैं। उसी प्रकार पिछले दिनों ये घटनाक्रम जो चल रहा है, जो कि सूरत में, इंदौर में, पुरी में, खजुराहो में और अन्य जगह भी इसी प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं, जिसका जिक्र आपने किया, और हमारे साथी ने अभी कहा कि बनारस में भी इस प्रकार का निर्विरोध कार्यक्रम। तो ये जो चीज है, ये जनता देख रही है। पांडे जी, एक प्रश्न हमें, जिस प्रकार से देश की कुछ जिम्मेदार राजनीतिक दल, उसमें भाजपा, बीएसपी भी मैं मानता हूँ, ये जिस प्रकार का कृत्य, जिस प्रकार से इस चुनाव में अपनी भूमिका अदा कर रही हैं, यह निश्चित रूप से भाजपा को मदद करने के लिए भाजपा की एक बी टीम के रूप में कार्य कर रही है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ये चुनाव हार और जीत का नहीं है। जिस संविधान की रक्षा का बीड़ा उठाते हुए माननीय राहुल गांधी जी और गठबंधन के सभी साथी आज सड़कों पर निकले हुए हैं, हमारी अपेक्षा है कि आदरणीय बहन मायावती जी इस चीज को
वो समझें कि भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनने से बेहतर होगा कि वो गठबंधन के इस मंसूबे को, इस देश के संविधान को, जिसके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस देश की जनता के लिए और विश्व का जो सबसे सुंदर संविधान बनाया, आज उस संविधान को खुले रूप से बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये चुनाव मात्र चुनावी जीत और हार का नहीं। मैं उन सभी जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियों से इस चीज की अपील करना चाहता हूं कि इस समय पक्षपात ना करते हुए जिस मुद्दे को लेकर, जिस मिशन को लेकर इस देश की जनता जिस बदलाव में के लिए मन बना चुकी है, उनकी मानसिकता को समझें, क्योंकि संविधान अगर नहीं बचा तो ना ही आदरणीय मायावती जी की पार्टी भी रहेगी, या जिन उद्देश्यों को लेकर आदरणीय काशीराम जी ने इतना लंबा संघर्ष किया और जिस चीज के नाम से मायावती जी प्रमुख रूप से सम्मानित की जाती हैं, जिस संविधान के माध्यम से हर जाति समाज को एक समानता और अधिकार प्राप्त हुआ है, अगर हम चूक गए तो ये सब अधिकार छीन लिए जाएंगे। इस देश में एक भाषा, एक जात, एक धर्म, एक पहनावा, इस प्रकार का हम सभी लोगों को भुगतना होगा। अगर संविधान बदलता है तो हमारा रिजर्वेशन पूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा। इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, दलित, अल्पसंख्यक, उनको दी हुई जो विशेष सुविधाएं हैं, उनको दी हुई गई जो विशेष प्रावधान संविधान के माध्यम से जो अधिकार दिए गए हैं, उन सब का ना ही सिर्फ हनन होगा, लेकिन बुरी तरह से उन सब चीजों में वंचित कर दिया जाएगा। अविनाश जी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में एक खड़गे साहब, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय प्रियंका जी के साथ हजारों लाखों की तादाद में जमे कार्यकर्ताओं के साथ उत्साह के साथ नामांकन भरा गया। अमेठी में भी आपने देखा कि जिस जोश और उल्लास के साथ माननीय के शर्मा जी का नामांकन भरा गया, ये अपने आप में दर्शाता है कि वहां के युवा, यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। लेकिन एक दिन बाद कल जो खबरें आप लोगों ने भी देखी होंगी, लेकिन प्रचार माध्यम में मैंने नहीं देखा, लेकिन शहर के अंदर अमेठी में दसों गाड़ियों को तोड़-फोड़ कर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा एक अराजकता फैलाने का प्रयत्न कल रात किया गया। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। लोकतंत्र में चुनाव ये लोगों के इच्छानुसार और उनके मत अनुसार होना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से मतदाताओं को, जिस प्रकार से विपक्ष को पूरे देश में माननीय मोदी जी आतंकित कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि अमेठी के भी लोगों को आतंकित कर कर हारती हुई इस बाजी को वो जीत लेंगे। लेकिन इस घटना की मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ और ये अपील करता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कि इसका जवाब हमें गांधी जी के शांतिपूर्ण तरीके से देना है। कानून को उनका काम करने दें, लेकिन वहाँ की जनता कतई आतंकित महसूस ना करे। राहुल जी, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, बिना अपने प्राणों की परवाह किए, बिना अपने सुरक्षा की परवाह की, जिस प्रकार के देशवासियों में अपने भारत जोड़ो आंदोलन के माध्यम से एक जागरूकता लाई है, आज देश का किसान, देश का युवा, देश की नारी शक्ति एक बहुत आशा और उम्मीद के साथ माननीय राहुल गांधी जी की ओर देख रही है। और अमेठी, रायबरेली ही नहीं, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की आंधी चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी भले ही कितनी भी वैमनस्य से भाईचारे को कमजोर करने वाले वक्तव्य क्यों ना करें, लेकिन यहाँ की जनता उनके इरादों को अच्छी तरह समझ गई है। ना ही वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने देगी और ना ही इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने देगी। 2024 का चुनाव इस देश की जनता समझ चुकी है कि माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, गठबंधन के हमारे सभी सम्माननीय नेताओं के नेतृत्व और सहयोग से संविधान को बचाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, ये 2024 का चुनाव एक निर्णायक चुनाव होगा, जो इस देश में फिर एक बार देशवासियों को
एक नई आज़ादी, बोलने की आज़ादी, रहने की आज़ादी, पहनने ओढ़ने की आज़ादी, अपनी मान्यताओं को, अपनी आस्थाओं को मानने की आज़ादी दिलाने जा रहा है, अदा कर रहे हैं। पिछले दिनों माननीय राहुल गांधी जी का रायबरेली से जो नामांकन हुआ, उस नामांकन से ना ही सिर्फ यूपी में, उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूरे देश में एक उत्साह का वातावरण कार्यकर्ताओं के बीच महसूस हुआ है, जिससे निश्चित रूप से जो जीत गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीत हासिल कर रहा था, उसमें निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी हुई है, मत संख्याओं में बढ़ोतरी होगी। और जो माहौल दिख रहा है, एक बात निश्चित में हम कर सकते हैं कि इंडिया गठबंधन 2024 में 4 जून को दिल्ली में एक मजबूत सरकार स्थापित करने जा रहा है। वाराणसी आने के बाद, इससे पहले भी मैं आया, एक आशा, एक उम्मीद थी कि यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री का ये कार्य क्षेत्र, उनका ये चुनाव क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे लोगों में एक उत्साह होगा। लेकिन इस चीज को बहुत आसानी से हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ के लोग बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। विकास के नाम पर या गंगा नमामि के नाम पर गंगा की सफाई का जिस प्रकार से पूरे देश में एक चित्र बनाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि स्थानीय स्तर पर, और आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, जहां पर कि जिस प्रकार से गंगा जी में गंदा पानी आज भी, जहां पर 7 एचटीपी रोज 42 करोड़ लीटर पानी साफ करने की क्षमता, फिर भी गंगा मैली। अगर इसमें देखें कि बहुत ही अच्छा चित्रण, वस्तुस्थिति इस लेख में मैंने पढ़ा, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जिस प्रकार से यहाँ पर विकास के नाम पर हमारे जो मछुआरे हैं, जो नाविक हैं, जो यहाँ के अपने रोजमर्रा जीवन में मेहनत कर कर अपना पेट भरते हैं, वैसी ही दूसरी खबर मैं अगर देखे 38 लोकसभाओं में बहुत ही सफलतापूर्वक गठबंधन के समन्वय हेतु सभी घटक दलों के साथ, प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ जो ये चुनाव को असली अंजाम जमीन पर दे रहे हैं, उनके साथ बहुत ही सफल ढंग बैठकें हुई। एक चीज जो इन बैठक के दौरान देखने में आया, जो रुझान समझ में आया, एक चीज तो मैं स्पष्ट कह सकता हूं कि ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूरे देश में और विशेष कर उत्तर प्रदेश में एक बदलाव का माहौल है। लोग बदलाव चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कुल मतदाताओं के सामने अल्पमत में होने के बावजूद भी विपक्ष का जो मत बटा हुआ था, उसे एकत्रित कर मजबूती के साथ गठबंधन के तहत हम भारतीय जनता पार्टी को एक के सामने एक मजबूत चुनौती दी, जिसमें निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, और ये तो मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। देखिए, कृपा करके इस चुनाव को, जो जनता की आवाज है, उसको पहचानने की कोशिश करें। जनता को मोदी जी के समान गुमराह न करें। जो लोग ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं, उनसे मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि बनारस से माननीय अजय राय, अध्यक्ष कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ये 10 तारीख को अपना नामांकन भर रहे हैं, और पार्टी आलाकमान राहुल जी और प्रियंका जी के विशेष विश्वास पात्र तो हैं ही, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के आदेश अनुसार यहाँ पर पूरी संगठन उनके साथ खड़ा हुआ है, नेतृत्व उनके साथ खड़ा हुआ है। यहाँ का संगठन मजबूती के साथ माननीय प्रधानमंत्री का स्वागत इस बार उनको हरा कर करेगा। वाराणसी में आके, जो कि हमारी संस्कार नगरी है, यहाँ पर बेहतर काम करेंगे, इसे उदाहरण बनाएंगे। और याद आता है मुझे कि पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव को गोद लेने की बात कही थी।
मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कृपा करके बतलाएं कि जो गांव को गोद लिया था माननीय प्रधानमंत्री जी, आज उस गांव की क्या स्थिति है। पिछले दिनों में एक इसी प्रकार के साहसी पत्रकार की डॉक्यूमेंट्री और उनके पोस्ट को मैं देख रहा था कि जितनी बद हालत में वो गांव है, उसकी स्थिति अपने आप में बताती है कि जो वादा प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता को जिस प्रकार से अपने आप को झूठा साबित किया उनके सामने, अपने वादों से, अपने गारंटी से, जिस गांव को गोद लिया था उस गांव के लोग भी काफी निराश महसूस कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा साथियों कि एक हादसे की तरफ आप सबका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। 2 दिन पहले रायबरेली और अमेठी में नामांकन भरा गया।